हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बच्चे की जो जीवन यात्रा होती है उसका विकास होता है, वृद्धि होती है। उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है? माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है। जैसे ही बच्चा माँ के पेट में होता है उस टाइम से उसकी वृद्धि और विकास की स्टोरी शुरू हो जाती है। वह भी माँ के गर्भ में एक पौधे की तरह, जो छोटा सा बीज होता है उसकी तरह बीजा गया होता है। फिर उसके बाद उसका जो लाइफ स्टार्ट होती है और धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती है। फिर लास्ट में क्या होता है कि विकास तक वो प्रोसेस पहुंचती है। ठीक है। इस वृद्धि और विकास की जो मंजिलें हैं, जो इस प्रोसेस में जो भी ये सारी बातें आती हैं, तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती रहती है उसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, सांवेगिक जितने भी परिवर्तन आते हैं उन सबको हम विकास और वृद्धि में पढ़ते हैं। ठीक है। इन सब के आधार पर उसे क्रमशः शिशु, बालक, किशोर, प्रौढ़ तथा वृद्ध आदि कहकर पुकारा जाता है। कि जो भी उसके शरीर में परिवर्तन आते हैं, उसके मानसिक रूप में परिवर्तन आता है, तो जब बच्चा छोटा होता है, उसका शरीर छोटा होता है, मैक्सिमम जिनका शरीर जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको शिशु कहा जाता है। फिर धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं बालक, फिर किशोर, फिर प्रौढ़ और अंत में वृद्धावस्था तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। और इन सभी अवस्थाओं को इन सभी जितनी भी अवस्थाएं हैं, इन सभी को एक विकास के रूप में दिखाया जाता है और डिवाइड किया गया है 5 प्रकार की अवस्थाओं में। ठीक है। तो विकास की अवस्था और ये जीवन अवधि की, ये वाली जो अवस्था है ये जीवन की कौन से टाइम इंटरवल में आती है? तो पहली आती है हमारी गर्भाकाल या गर्भावस्था। ये होती है गर्भाधान से लेकर जन्म तक, यानी जब तक बच्चे का बर्थ नहीं हो जाता उस टाइम तक हम बोलते हैं गर्भाकाल। फिर शिशुकाल या शैशवावस्था। ठीक है। यानी इसको हम बोलते हैं गर्भाकाल को प्री नेटल स्टेज, और जो शिशुकाल होता है उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ इन्फेंसी। ठीक है। इन्फेंसी आगे है कि जन्म से लेके 3 वर्ष तक रहती है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था। तो जो बाल्यावस्था है वो चाइल्डहुड स्टेज होती है। ठीक है। ये होती है आपकी 4 से 12 वर्ष तक, और इसको भी बीच में सब डिवाइड किया गया है। पूर्व बाल्यावस्था होती है 4 से 6 साल तक, और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वो 7 से 12 साल तक। नेक्स्ट है किशोरावस्था, वो होती है 13 से 19 साल तक, यानी अडोलेसेंस। एंड जब तक बच्चे में मेच्योरिटी नहीं आ जाती तब तक ये किशोरावस्था रहती है। फिर आती है प्रौढ़ावस्था, वो होती है 20वें साल से लेके टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। ठीक है। फिर आगे आता है कि वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो हमने पीछे अवस्थाएं पढ़ी उनके बारे में थोड़ा सा ऐसे डिस्कस कर लेते हैं कि जो अवस्थाएं हमने अभी डिस्कस की, इसमें से कुछ ही अवस्थाएं जो होती हैं ना वो विद्यालय में बच्चे की आती हैं। ठीक है। जैसे कि अब जब बच्चा फर्स्ट और लास्ट स्टेज में होता है, यानी जब वो गर्भाकाल में होता है या फिर वो वृद्धावस्था में होता है, तो वो स्कूल में नहीं होता, और इन 2 स्टेजेस में इसका टीचर के साथ कोई प्रत्यक्ष रिलेशन नहीं होता। ठीक है। सामने से कोई प्रत्यक्ष रिलेशन इसका नहीं होता। राइट। तो जो 3 अवस्थाएं हमने बीच में देखी, अभी पढ़ी, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शिशुकाल, ये 3 अवस्थाएं हमने पीछे देखी। तो इनमें क्या होगा, ये चीज़ें हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, और जो लास्ट वाली और फर्स्ट वाली है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो अब आते हैं एस्पेक्ट्स पे। फर्स्ट एस्पेक्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट व्यक्ति के शारीरिक विकास में उसके शरीर के इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी उसके विकास हो रहा होता है इंटरनली एक्सटर्नली, उसका स्टडी होता है। ठीक है। फिर आता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है। ज्ञानात्मक विकास। इसमें आपका आता है कि जो भी बच्चे की सोचने विचारने की शक्ति, या फिर उसकी कल्पना शक्ति, या फिर निरीक्षण करने की शक्ति, या उसकी सृजनात्मकता, ठीक है, या प्रत्यक्षीकरण, या फिर जनरलाइजेशन, किसी भी टॉपिक को लेके वो जनरलाइजेशन किस प्रकार से करता है, ये सब इसमें आते हैं कॉग्निटिव में। नेक्स्ट आता है आपका इमोशनल।
इमोशनल में आता है कि हमारे इमोशंस की जो उत्पत्ति होती है उनका विकास होता है और उनके आधार पर जो व्यक्ति का व्यवहार होता है वो सब इमोशनल में आते हैं। फिर आता है नैतिक। नैतिक में आता है हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, हमारा कैरेक्टर होता है, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल में आता है कि जो मनुष्य है वो हम जानते हैं कि सामाजिक प्राणी है, लेकिन जो बच्चा होता है उसको स्टार्टिंग में हम असामाजिक प्राणी मानते हैं और उसमें उचित जो सामाजिक गुण होते हैं उनका विकास कर समाज के जो मूल्य होते हैं उनके अनुसार और जो समाज में कुछ अच्छी मान्यताएं होती हैं उनको भी बच्चे को सिखा के उसको एक सामाजिक प्राणी बनाया जाता है। ठीक है। फिर आता है भाषात्मक विकास। भाषात्मक विकास में आता है भाषा विकास में बालक के अपने विचारों के द्वारा अभिव्यक्ति के लिए भाषा का जानना और उसके प्रयोग से संबंधित योग्यताओं का विकास शामिल है। कि जो बच्चा है वो लैंग्वेज अगर सीख रहा है तो उसको जो लैंग्वेज वो सीख रहा है उसी भाषा में उसको अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना भी आना चाहिए, तभी हम उसकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट मान सकते हैं। राइट। फिर आगे आता है वृद्धि और विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये हमने कुछ सिद्धांत लिखे हैं। निरंतरता का सिद्धांत है फर्स्ट। इसमें बोलता है कि जो विकास होता है वो कभी ना रुकने वाली एक प्रोसेस होती है। ठीक है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, उस समय से ये शुरुआत होती है इसकी निरंतरता की और उसकी मृत्यु पर्यंत रहती है, जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक। ठीक है। और एक बिल्कुल सूक्ष्म से आकार से ये शुरू होके एक स्थूल आकार प्राप्त कर लेती है। ठीक है। जिसमें व्यक्ति के सभी पक्षों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि सभी प्रकार के संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण में उत्पन्न होते हैं। ठीक है। फिर आगे आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है कि बालकों का विकास उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी के अनुरूप होता है। ठीक है। अब कोई बच्चा है, वो उसमें जो डेवलपमेंट होगी वो उसके जो इंटरनल गुण होंगे, क्वालिटीज़ होंगी, उन बेसिस पे होंगी। और जो दूसरा बच्चा है उसकी अपनी क्वालिटीज़ होंगी तो उसकी डेवलपमेंट उस बेस पे होगी। सपोज़ कीजिए कि कोई एक बच्चा है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, और दूसरा बच्चा है वो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है, एवरेज है, लेकिन वो पेंटिंग बहुत अच्छी करता है। जो फर्स्ट वाला बच्चा है वो पेंटिंग अच्छी नहीं करता है, तो जो दूसरा बच्चा है उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसका विकास नहीं हो रहा है, और जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है उसी का विकास हो रहा है। ठीक है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे भी स्ट्रेस देता है। ठीक है। वे अपनी जो उसकी नेचुरल गति से वृद्धि और विकास के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उनमें आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण से उनमें अलग अलग तरह की विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। जो वृद्धि और विकास होता है इनकी वजह से दोनों में कोई भी एक रूपता नहीं होती है। ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के गुण दिखाते हैं। ठीक है। विकास क्रम की एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। इसमें आता है आपके पास कि जैसे आप किसी एक बच्चे, मान लीजिए आपके पास ये दो बच्चे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, तो पहले इसकी भी शैशवावस्था आई है। ठीक है। पहले ये भी शैशवावस्था में था, फिर बाल्यावस्था में जाएगा, फिर किशोरावस्था में जाएगा, फिर प्रौढ़ावस्था में जाएगा, फिर वृद्धावस्था में जाएगा। तो सेम दूसरा बच्चा भी इसी प्रोसेस से गुजरेगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि उनका एनवायरनमेंट और उनकी जो पालन पोषण है वो चेंज होगा, यानी नेचर और नर्चर का डिफरेंस होगा, बाकी जो प्रोसेस होगी वो सेम होगी। तो उसी को बोलते हैं विकास क्रम की एक रूपता। और नेक्स्ट आता है सामान्य से विशेष की ओर। इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए कि आप अपने हाथों से कुछ पकड़ने से पहले, कुछ भी आप पकड़ने की कोशिश करते हैं तो इधर उधर यूं ही हाथ पैर मारने की चेष्टा करते हैं। जब हम छोटे थे, उस टाइम की बात हो रही है, जब हम छोटे थे तो हम कोशिश करते थे। तो इसी तरह से शुरू में क्या होता है, जो छोटा बच्चा होता है वो भी क्या करता है, पहले रोने चिल्लाने से, शुरू में तो ऐसे ही होता है, जब वो पैदा होता है तभी बच्चा रोता है, फिर धीरे धीरे उसके मूवमेंट होने लगती है,
जब वो हंसता है, रोता है, तो धीरे धीरे मूवमेंट करना शुरू करता है। तो बाद में क्या होता है कि जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया है उसके फलस्वरूप ये सारी क्रियाएं उसकी आंखों और उसकी जो वोकल कॉर्ड होती है, वोकल तंत्र होते हैं, वहाँ तक पहुँच जाती है, सीमित हो जाती है। और भाषा विकास में भी बालक का विशेष शब्दों में सामान्य शब्द ही सबसे पहले सीखता है। ठीक है, जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं उन्हीं को सीखता है, कोई स्पेशल वर्ड पहले नहीं सीखता। तो ये सामान्य से विशेष की ओर। नेक्स्ट आया एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें होता है कि बालक अपने संपूर्ण अंगों को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। ठीक है, पहले बच्चा अपने हाथ की मूवमेंट करना सीखता है, फिर उसके बाद उसकी उंगलियों की मूवमेंट होती है, फिर उसके बाद ये पार्ट्स हैं इनकी मूवमेंट करना उसको समझ में आता है कि किस प्रकार से करना है। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा था बॉडीली काइनेस्थेटिक्स में। फिर नेक्स्ट आपका आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरलेशन। जो विकास की जितनी भी दशाएं होती हैं, यानी जितने एस्पेक्ट्स होते हैं इसके, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सभी एक दूसरे से इंटरलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इनमें से किसी भी एक दिशा में होने वाला विकास अन्य सभी दिशाओं में होने वाले विकास को पूरी तरह से प्रभावित करता है। यानी कि अगर कोई एक एस्पेक्ट पे काम हो रहा है तो इट मीन्स कि वो दूसरे एस्पेक्ट्स को भी प्रभावित करेगा। सपोज कीजिए कोई बच्चा है तो वो एक सामाजिक रूप से कुछ बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो समाज में उसकी वाहवाही होगी। ठीक है, शारीरिक उसका क्या असर पड़ेगा उस पर कि जो उसकी खुद की मेंटलिटी, उसके शरीर को भी हरिष्ट पुष्ट बनने में मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो उसका मानसिक विकास है वो भी सही सही हो रहा होगा, उसको कोई स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, दूसरा उसके इमोशंस के साथ भी कुछ खिलवाड़ नहीं हो रहा होना। ठीक है, तो भी उसको हेल्प मिलेगी अपने ये सारे कार्य सिद्ध करने में। ठीक है, या फिर आप एक और एग्जांपल समझ सकते हो कि जो बच्चे होते हैं उनमें एवरेज से ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, यानी इंटेलिजेंट बच्चे बोल सकते हैं हम उनको, तो वो शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से काफ़ी आगे होते हैं। ठीक है, मतलब वो हेल्दी होते हैं और उनका सोशली जितना डेवलपमेंट हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत लोगों से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली न्यूनता दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध हो सकती है। ठीक है, यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ सकते हो आप कि जैसे कोई हैंडीकैप बच्चा है तो उसके लिए आप ये चीज़ें समझ सकते हो। सपोज किसी को देखने में कोई प्रॉब्लम है या किसी को सुनने में कोई प्रॉब्लम है, जिसको हम आजकल दिव्यांग कहते हैं, तो ये उसका एग्जाम्पल है। अब वो बच्चा अगर चल नहीं सकता है तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं एवरेज बच्चे से खुद को कंपेयर करके वो एक तो संवेगात्मक रूप से खुद को अफेक्ट मानेगा, उसको उसके इमोशंस हर्ट होंगे, वो सामाजिक कम मिलनसार होगा, उसका संबंध कम लोगों के साथ इंटरेक्ट होने में होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला परस्पर संबंध का सिद्धांत हमारे पास आता है। फिर नेक्स्ट आता है कि प्रेडिक्टेबल, कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि एक बालक है, उसकी जो मान लीजिए उसकी रिस्ट है, कलाई है, उसकी हड्डियों का एक्सरे लिया जाने वाला है। ठीक है, लिया गया है उसके, तो उसका जो आकार है, प्रकार है, वो देखा जा सकता है, देख के बताया जा सकता है कि ये आगे किस प्रकार का होगा, यानी एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसी तरह बालक की समय की मानसिक जो उसकी योग्यताएं होती हैं उसके आधार पर भी उसके ज्ञान का और उसके मानसिक विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यानी कोई बच्चा अगर छोटा हो, यानी जिसमें हम बोलते हैं कि होनहार बीरबान के हो तो चिकन पात दिखाई देते हैं, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है वो किस प्रकार के कार्य कर रहा है, किस प्रकार के प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और अगर बच्चा इन चीज़ों को शुरू में बचपन से ही अच्छा कर रहा है तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम कि वो आगे चल के कुछ अच्छा ही करेगा। वंशानुक्रम और वातावरण, ये आपके पास, अच्छा ये इससे पहले एक आपका और बच जाता है, वो इम्पॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत, जिसमें सेफेलोकॉर्डल क्रम का विकास
लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है। और जो प्रॉक्सिमो डिस्टल है उसका विकास क्रम केंद्र से प्रारंभ होता है, यानी जो प्रॉक्सिमो होता है उसका सेंटर से होता है। सेंटर का मतलब कि पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, फिर उसके बाद बाजुओं का, फिर हाथ की उंगलियों का, और उसके पश्चात संपूर्ण अंगों का संयुक्त विकास हो जाएगा, ठीक है। ये होगा आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल में। और जो सेफेलोकॉर्डल है उसमें सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले बालक सिर भुजाओं की गति पर नियंत्रण करता है, फिर उसके बाद टांगों पे, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा पहले चलना शुरू करेगा, फिर हाथ हिलाना शुरू करेगा, फिर सिर हिलाना शुरू करेगा। सबसे पहले वो अपना सिर हिलाता है, फिर वो गर्दन पे आता है, फिर बाजू हिलाता है, ठीक है। तो ये आपका दिशा का सिद्धांत हो गया। और नेक्स्ट आता है कि शैक्षिक महत्व क्या है। तो इसमें शैक्षिक महत्व हमने अभी जो एग्जांपल्स किए उसी में वो सारे आ जाते हैं कि अगर हमें बच्चे के जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है उसमें अगर कुछ भी पार्टिसिपेशन देखनी है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके सबसे पहले उसने जो भी जितनी भी क्रियाएं की हैं उनके बारे में जान के पता लगा सकते हैं कि बालक आगे चल के किस प्रकार से वृद्धि करेगा, विकास करेगा, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट पढ़ते हैं कि विकास की गति और मात्रा सभी बालकों में एक जैसी नहीं होती। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनमें सब में होते हैं वो, और वही उनको एक दूसरे से सेपरेट करते हैं और एक स्पेशल इंसान भी बनाते हैं। तो हम किसी दो बच्चों में एक जैसे डेवलपमेंट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए हमें, ठीक है। और जो बालक जो जैसा कर सकता है और जो जैसा कर रहा है उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए, और हमें प्रयत्न कर सकते हैं कि जो बालक जिस प्रकार से अभी बनने की कोशिश कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, वो सही दिशा में हो, ठीक है। और ये सेफेलोकॉर्डल वाला हमने पीछे पढ़ लिया, दिशा वाला सिद्धांत, ठीक है। फिर एक हम ऐसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इसको कि जो वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए क्या क्या विशेष परिवर्तन होंगे बच्चे में, इस बात का ध्यान भी सिद्धांतों के आधार पर हो सकता है, ठीक है। और ये जो नॉलेज है हमें केवल सिर्फ माता पिता या अध्यापकों को विशेष रूप से तैयार होने के लिए आधार ही नहीं देता, बल्कि इससे क्या होता है कि जो आने वाली समस्याएं हैं उनमें परिवर्तन लाने के लिए भी हमें तैयार करता है और हमें समर्थ करता है। तो ये था हमारा टॉपिक, और कुछ क्वेश्चन जो HP टेट में आए थे इनको भी देख लेते हैं। वह अवस्था जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना शुरू कर देता है वो होती है हमारी बाल्यावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था। नेक्स्ट है गलत कथन का चुनाव कीजिए, विकास केवल गुणात्मक है, ठीक है। तो ये गुणात्मक एक एग्जैक्टली तो ये नहीं है, क्योंकि गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों हम इसमें ऐड करते हैं। वृद्धि केवल परिमाणात्मक है, ये सही है। विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, ये हमने पीछे पढ़ा कि ये टिल द एंड ऑफ लाइफ चलता है। विकास दिशाहीन होता है, ऐसा नहीं होता है, विकास दिशाहीन नहीं होता है, विकास एक दिशा में चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, सही स्टेटमेंट है या गलत है। तो जो वृद्धि होती है वो जीवन पर्यंत नहीं चलती है, वो जब तक हमें मैच्योरिटी नहीं आती तब तक वृद्धि चलती है, उसके बाद वृद्धि खत्म हो जाती है, राइट। बच्चा किस अवस्था में खिलौने ढूंढना शुरू करता है, तो वो करता है शैशवावस्था में, इन्फेंसी स्टेज में, ठीक है। जब 8 से 12 मंथ का बच्चा होता है तो उस टाइम इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है वो 18 से 12 मंथ तक नहीं आती है, वो आती है आपकी 18 से 24 मंथ तक, यानी कि 1.5 साल से 2 साल के बीच में, राइट। फिर आता है विकास सिर से पांव की तरफ होता है, यह सिद्धांत कौन सा है, सिरोपादीय, ठीक है। सेफेलोकॉर्डल, सेफेलो से आप सिर याद रख सकते हो, और सिर यानी सिर से पांव, सेफेलोकॉर्डल। अब सेफेलोकॉर्डल आपको याद रह गया तो प्रॉक्सिमो डिस्टल भी याद रह जाएगा, ठीक है। अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो जो टीचर्स और पेरेंट्स होते हैं उसको बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, एक एडल्ट के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, तो उसमें प्रजातांत्रिक व्यवहार आता है, यानी डेमोक्रेटिक व्यवहार आता है। अपनी बात भी उसको बोलनी है और उसकी बात भी सुननी है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास के लक्षण नहीं, यानी कि जो एडोलेसेंस होती है उसमें जो सोशल डेवलपमेंट होती है, इनमें से कौन से वो लक्षण हैं जो नहीं होते। अपने पीयर ग्रुप में एक्टिव मेंबर, ये तो बच्चा होता है। विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्शन होता है। मैत्री संबंधों में कमी, ये गलत है कि इस एज में बच्चे के दोस्त नहीं बनते हैं, जबकि इस एज में बच्चे के सबसे ज़्यादा दोस्त बनते हैं,
13 to 19 के बीच में। विशिष्ट रुचियों में विस्तार, यानी कि जो उसकी रुचियां हैं, उसके इंटरेस्ट हैं, उनमें विस्तार होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।